जय श्रीभ्य नमो नमो सीताय नमो नमो वज्राय नमो सरस्वती मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुरुनाथे। स्वामी आचार्य द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र, उसका अपना तीसरा चैप्टर चल रहा है। आप लोग को आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। हाँ, देखिए बस थोड़ा जोर से मैं नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि फीवर भी है मुझे और गले में भी तकलीफ है। तो इतनी आवाज ठीक है? आप लोगों को सुनाई दे रहा है ना इतने में? हाँ ठीक है सर। ठीक है, चलिए। सर या फिर आप आज रेस्ट ले लीजिए अगर नहीं हो रहा तो। देखता हूँ, थोड़ी देर लेता हूँ। उसके बाद भी फिर मेरी दूसरी क्लास और है। थोड़ी देर अपन ओके। पढ़ लेते हैं। कंटिन्यू क्लास है फिर दूसरे सेमेस्टर्स की, आपकी जो सीनियर्स हैं उनकी। थोड़ी देर पढ़ लेते हैं और फिर तकलीफ होगी तो फिर उतना ही अपन पढ़ के नेक्स्ट बाद में कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है बट सर। पढ़ लेते हैं थोड़ा। चलिए, हम मध्य लोक के बारे में पढ़ रहे थे, अधोलोक के बारे में सारी जानकारी लेने के बाद मध्य लोक में क्या क्या है, क्या क्या चीजें हैं, है ना, कौन कौन रहता है, उसका कितना व्यास है, ये सारी जानकारी हमने ले ली। डायमेंशनल वाइज क्या क्या है वो हमने पढ़ लिया था। मध्य लोक में कौन कौन रहते हैं वो भी हमने देख लिया था। अब डायरेक्ट सूत्र से जो अपनी चर्चा होनी है उसको अपन कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको एक इमेज शेयर करता हूँ जम्बू द्वीप की। आप लोगों के पास भी जो होगी वो अच्छी है। चलिए, इस इमेज को आप रेफर करते जाइएगा जम्बू द्वीप के बारे में। मिला आप लोगों को? हाँ सर, रिसीव हुआ। ठीक। चलिए, जम्बू द्वीप लवणोदय। जम्बू द्वीप लवणोदादय शुभ नामनो द्वीप समुद्र। क्या कह रहे हैं? जम्बू द्वीप लवण उदय शुभ नामनो द्वीप समुद्र। जम्बू द्वीप जो है ये क्या है? जम्बू द्वीप वाले और लवण आदि उदय। जम्बू द्वीप माने जम्बू आदि द्वीप और लवण आदि उदय। उदय माने समुद्र। तो जम्बू द्वीप लवणोदादय। जम्बू द्वीप, जम्बू आदि जैसे द्वीप और लवण आदि जैसे उदय। ठीक है, अब ये जो है वो आदय अर्थात समुद्र। तो जम्बू द्वीप और लवण समुद्र जैसे शुभ नामनो, शुभ नाम वाले क्या है? द्वीप समुद्र। ऐसे द्वीप और समुद्र हैं। किधर पाए जाएंगे ये द्वीप और समुद्र? मध्यलोक की बात कर रहे हैं। मध्य लोग। तो मध्यलोक में जम्बू आदि जैसे द्वीप हैं और लवण आदि जैसे समुद्र हैं। और ये शुभ नाम वाले बहुत सारे द्वीप और समुद्र होते हैं। ठीक है, आइए देखें कैसे हैं ये द्वीप और समुद्र। इसके बारे में अगले सूत्र में बताते हैं। द्विर द्विर विष्कंभा पूर्व पूर्व परिक्षेपणो वलयाकृतयः। क्या कहते हैं?
द्विर द्विर विषकंभ, ये सभी जो हैं, क्या क्या, द्वीप और समुद्र, ये द्वि द्वि माने दुगने दुगने विस्तार वाले हैं। और कैसे हैं? पूर्व पूर्व परिक्षेपणों, और पूर्व पूर्व द्वीप और समुद्र को परिक्षेपणों, घेर करके, उसके वेष्टित करके आगे बढ़ते हुए होते हैं। तो यहाँ असंख्यात द्वीप और समुद्र की बात चल रही है। एक मिनट रुकिए, मैं आपको इसको समझाने के लिए। हम्म, देखिए एक इमेज और भेजी मैंने। बाकी का अपन आगे इसमें स्लाइड में आएंगे, उसमें भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो कैसे है ये द्वीप और समुद्र? दो बातें बोली गई हैं इस सूत्र में। एक तो ये द्वीप और समुद्र दुगने दुगने विस्तार वाले हैं, माने इनका जो व्यास है, इनका जो डायामीटर है, वो दुगना दुगना होता चला जाता है। जैसे आप लोगों को पता है कि पहला जम्बू द्वीप कितना बड़ा है? 1 लाख योजन। 1 लाख योजन का। तो पहला जो जम्बू द्वीप है 1 लाख योजन, ठीक है। अब 1 लाख योजन से दोगुना विस्तार का क्या होगा? समुद्र। नेक्स्ट वाला समुद्र। फिर उससे नेक्स्ट, फिर उससे नेक्स्ट, ऐसे दुगने दुगने विस्तार वाले ये द्वीप और समुद्र हैं। और कैसे घेरे हुए हैं? वलयाकृतय, ठीक है, चूड़ी के आकार के। पहले वाला जो द्वीप है, जिसका नाम है जम्बू द्वीप, वो जम्बू द्वीप किसके जैसा है? वो जम्बू द्वीप है थाली के जैसा। और उसके बाद वाले जो समुद्र और द्वीप है वो कैसे हैं? चूड़ी जैसे। थाली और चूड़ी, क्या अंतर है दोनों में? खाली मतलब वो बीच में भी रहेगा चूड़ी का सिर्फ वो बॉर्डर वैसे। हम्म। तो दोनों में अंतर समझ में आ रहे हैं? जम्बू द्वीप कैसा है? थाली के जैसा, क्योंकि थाली में बीच में भी होता है, जम्बू द्वीप में बीच में भी क्या क्या है वो हम आगे वाले सूत्रों में पढ़ेंगे। कौन कौन से पर्वत हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन सी नदियां बहती हैं, सुमेरु पर्वत किधर है, क्या है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। तो पहला जम्बू द्वीप कैसा है? थाली के जैसा। और बाद के जो समुद्र द्वीप हैं वे कैसे हैं? वलयाकृतिहा, चूड़ी के जैसे हैं। ऐसे कितने द्वीप और समुद्र पाए जाते हैं? असंख्यात। क्या? मध्यलोक में ऐसे असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। कैसे हैं ये? एक दूसरे को घेरे हुए हैं, उत्तरोत्तर दुगने दुगने विस्तार वाले हैं। और कैसे हैं? नाम इनके शुभ नाम वाले हैं, ठीक है। देखिए, जैसे आप इसमें अच्छे से देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर आपको बीच में, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में इमेज में देखिए, ये सबसे पहला द्वीप कौन सा दिख रहा है? जम, जम्बू द्वीप। जम्बू। जम्बू द्वीप, ठीक है। और जम्बू द्वीप के बाद कौन सा समुद्र है? लवण समुद्र। लवण समुद्र। लवण समुद्र। तो माने जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप को चारों तरफ से, माने चारों तरफ क्या, सभी सर्कल में सभी तरफ से कौन सा समुद्र घेरे हुए हैं? लवण समुद्र, लवण समुद्र। लवण। ठीक है। फिर लवण समुद्र के बाद कौन सा द्वीप है? घात की खंड द्वीप। घाटकोपर। धातकी खंड द्वीप। तो माने 1 लाख योजन विस्तार वाला जम्बू द्वीप है, और उसको चारों तरफ से घेरे हुए लवण समुद्र है, उसका कितना है? उसका दुगना है। तो अगर 16। वो 1 लाख है तो लवण समुद्र कितना हुआ?
2 2 लाख। 2 लाख। 2 लाख योजन। और लवण समुद्र अगर 2 लाख योजन है तो फिर धात की खंड कितना बड़ा हुआ? 4 4 लाख 4 लाख। योजन। हाँ, बहुत अच्छे। तो ऐसे ही आगे बढ़ता चलाएगा, है ना। धात की खंड जो द्वीप है वो 4 लाख योजन है। और धात की खंड द्वीप को कौन सा घेरे हुए है? कालोदधी समुद्र। दधी। ठीक है, कालोदधी समुद्र कितने लाख योजन का हुआ? 6 8। 8। 8 सॉरी सॉरी। 8। 8 8 लाख योजन का। ठीक है ना। और फिर कालोदधी समुद्र के बाद कौन सा द्वीप है? पुष्कर द्वीप। पुष्कर द्वीप। पुष्करवर द्वीप। और पुष्करवर द्वीप में आप बीच में देख पा रहे होंगे कि एक लाइन है, डॉट 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 डॉट। ये है मानसोत्तर पर्वत। लाइन दिख रही है आपको बीच में? यस। यस सर। किसके बीच में है? पुष्करवर द्वीप के बीच में ही मानुषोत्तर पर्वत है। ये मानुषोत्तर पर्वत ही मानो इस द्वीप को दो में डिवाइड कर देता है। सर ये अर्ध पुष्कर और मानुष दोनों एक ही है ना? अर्ध हम्म। पुष्कर द्वीप भी आता है ना? वो दोनों हाँ। एक ही है ना? हाँ, अर्ध माने आधा। ओके। पुष्करवर द्वीप का आधा जो है वो कहलाता है अर्ध पुष्करवर द्वीप। ओके। और वो आधा किसने कर दिया है? कैसे हो गया है? जियोग्राफिकली मानुषोत्तर नामक एक पर्वत है, उस मानुषोत्तर पर्वत से वो द्वीप जो है वो हाफ डिवाइड हो गया है, इसलिए उसको अर्ध कहते हैं। तो फिर ये मानुषोत्तर पर्वत के कारण ही फिर क्या कहलाता है? ढाई अरे द्वीप। द्वीप। ठीक है, ढाई द्वीप कैसे हुए बताइए, मुझे नहीं गिनने में आ रहे, आप लोग गिनकर बताइए ढाई कैसा हुआ। जम्बू ये द्वीप, घाटी जम्बू खंड द्वीप और और पुष्कर भारतीय आदि खंड आधा, टू एंड और हाफ। बहुत अच्छे, सबको ख्याल में आया ढाई द्वीप कैसे हुआ। इस ढाई द्वीप की क्या खासियत है? तो सर ये घर में ही है इससे क्या या पहले ही मनुष्य मनुष्य यही रहते थे। हैं उसके बाद नहीं रहते हैं। बहुत अच्छे। मनुष्य उत्पन्न भी यही होते हैं। ठीक है। और मनुष्यों को आना जाना भी जो हो सकता है वो यहीं तक ही हो सकता है। इसके बाद ना मनुष्य उत्पन्न होते हैं, ना मनुष्य जा सकते हैं, चाहे वो रिद्धिधारी मुनिराज ही क्यों ना हो। ठीक है, ख्याल में आ रहा है। मानुषोत्तर पर्वत से परे ना कोई मनुष्य उत्पन्न होते हैं, ना कोई मनुष्य जाते हैं। इसीलिए इसका नाम मानुषोत्तर पर्वत है, क्योंकि इसके उत्तर, इससे परे मनुष्य नहीं जा सकते। ठीक है, तो पुष्करवर द्वीप है, और पुष्करवर द्वीप को घेरे हुए पुष्करवर समुद्र है। अब इसके आगे पता है क्या है? अब इसके आगे माने पुष्करवर द्वीप से आगे के जितने भी हैं उनके जो जो नाम हैं द्वीप के, वही नाम समुद्र के हैं। ठीक है, जैसे कुछ नाम हमें और मिलते हैं, आपको बताता हूँ। जैसे पुष्करवर द्वीप है, तो पुष्करवर द्वीप को घेरे हुए कौन सा समुद्र है? पुष्करवर समुद्र। ठीक है, फिर वारुणीवर द्वीप है, उस वारुणीवर द्वीप को घेरे हुए वारुणीवर समुद्र। ऐसे ही शीरवर द्वीप है, उसको घेरे हुए शीरवर समुद्र। घृतवर द्वीप है, उसको घेरे हुए घृतवर समुद्र। इक्षुवर द्वीप है, उसको घेरे हुए इक्षुवर समुद्र। और ये सातवें तक हो गए। कितने हो गए? 7 हो गए, कितने हुए? 7 कितने 5 हुए? हुए। नहीं काउंट किए सर, वो आगे के नाम नहीं आते हैं। नहीं काउंट किया। देखो गिनो। सबसे पहला कौन सा है? थोड़ा देखो, ढाई जम्बू तक तो द्वीप। कम से कम याद होने चाहिए, उसके बाद तो मैं फिर भी एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। ठीक है, लेकिन कुछ जम्बू प्रोमिनेंट याद होने चाहिए। पहला कौन सा है? जम्बू जम्बू द्वीप। जम्बूद्वीप। द्वीप, फिर जम्बू लवण द्वीप। समुद्र, फिर लमोट समुद्र। ठीक है, ये पहला भारतीय द्वीप और खंड, समुद्र। फिर दूसरा घात की घाट की खंड द्वीप कलोधती समुद्र। और कालोदरी कालोदरी समुद्र समुद्र। ठीक है। द्वीप और हाँ पुष्कर द्वीप। और हाँ, पुष्कर द्वीप समुद्र। पुष्कर। द्वीप। वैसे पुष्करवर द्वीप और पुष्करवर समुद्र वही नाम है। ठीक है, इजी है। हम्म। ठीक है, ये तीसरा। चौथा वारुणीवर। पांचवा शीरवर। छठवा घृतवर। सातवा इक्षुवर। ठीक है। और इसके आगे कौन सा है? नंदीश्वर। ठीक है। नंदीश। जिस नंदीश्वर द्वीप के बारे में हमने बहुत कुछ सुना पढ़ा है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। नंदीश्वर द्वीप कैसा है, क्या है, वो आगे हम पढ़ेंगे।
फिर है नंदीश्वर द्वीप और फिर नंदीश्वर समुद्र। फिर उसके बाद है अरुणवर द्वीप और अरुणवर समुद्र। उसके बाद है अरुणाभास द्वीप और अरुणाभास समुद्र। फिर उसके बाद है कुंडलवर द्वीप और कुंडलवर समुद्र। फिर उसके बाद है शंखवर द्वीप और शंखवर समुद्र। फिर उसके आगे है रुचुकवर द्वीप और रुचुकवर समुद्र। सर कब तक चलता रहेगा ये? ऐसे सर आप ये देख असंख्य के बोल रहे हो सर कि बिना ऐसे देखे बोल रहे हो? ऐसे असंख्यात द्वीप और समुद्र चलते रहेंगे। पर लास्ट वाला स्वयंभू रमणी है ना सर? हाँ, और ऐसे पहुंचते पहुंचते लास्ट में कौन सा द्वीप समुद्र मिलता है हमें? स्वयंभू रमणी। स्वयंभू रमण। स्वयंभू रमण समुद्र और स्वयंभू रमण द्वीप। तो सर आपने इतने ही क्यों बताया? और थोड़ा बढ़ते रहते, आधा एक घंटा यही बताते रहते, कौन कौन सा द्वीप, कौन कौन सा समुद्र। ऐसा नहीं आता है। देखिए, हमें आगम में, शास्त्रों में 13 द्वीप और समुद्रों के नाम ही मिलते हैं। ठीक है, यद्यपि असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। अब आप में से कोई पूछ सकता है कि सर असंख्यात है तो आप असंख्यात मिलने चाहिए थे। तो हम आपसे पूछेंगे आप पहले 13 याद करके बताओ, तब हम असंख्यात सुनाएं। कौन याद रख रहा है, किसको ध्यान रखना है ना? हम इतने याद रख ले उतना ही बहुत है। और असंख्यात अगर लिखे भी होते तो क्या हम असंख्यात को पढ़ते? पढ़ भी लेते तो फिर क्या हमें वो याद रहते? है ना? इस तरीके से हमें समझना चाहिए कि ऐसे ही असंख्यात द्वीप और समुद्र जो हैं वो एक दूसरे को घेरे हुए हैं। नंदीश्वर द्वीप में क्यों फेमस है? नंदीश्वर वहाँ द्वीप के अट्ठाई बारे में। हम्म। वहाँ 28 महोत्सव होते हैं, मतलब भगवान का जब जन्म, जो जो कल्याणक है, 5 कल्याणक जब मनाए जाते हैं तो वो नंदीश्वर द्वीप में जाके मनाए जाते हैं, देवी जन्म देवताओं के द्वारा। महोत्सव। 5 ही कल्याणकों की उजमनी होती है। और ऐसा भी सुना है कि सर जो 8 दिन पर्युषण के रहते हैं, तो उस हम्म। दिनों में भी वहां जाके वो महोत्सव करते हैं देव देवी। हम्म। देखिए, नंदीश्वर द्वीप में अकृत्रिम चैत्यालय है। ऐसे बहुत जगहों पर अकृत्रिम चैत्यालय है। ठीक है। चैत्यालय माने दो तरीके के चैत्यालय होते हैं, कृत्रिम और अकृत्रिम। ठीक है। एक मैन मेड जिसे बनाया गया है, मैन हो वुमन हो, है ना, वो उसमें झगड़े में मत पड़ना। ठीक है, जो इंसान के द्वारा बनाया गया है हम उसे कहेंगे। और दूसरा जो है, जो बनाया गया है किसी के द्वारा, कृत्रिम है। और जो किसी के द्वारा बनाया नहीं गया है, ऐसे अकृत्रिम शौचालय होते हैं। तो ऐसे नंदीश्वर द्वीप में 52 चित्र कैसे होते हैं, 52 में मैं आपको सब बताऊंगा। ठीक है, उसका पूरा नक्शा जो है वो उसके माध्यम से अपन पढ़ेंगे। ऐसे कई सारे, जैसे कुंडलवर द्वीप है, रुचुकवर द्वीप है, यहाँ पर भी अकृत्रिम चैत्यालय है। ठीक है। एक आपको बीच में क्षीर सागर मिला था, कुछ उसके बारे में जानते हैं? खीर यानी खीर। वही क्षीर समुद्र जहाँ जन्म के हाँ। समय नमन कराया जाता है भगवान को, वहां से जल लेके, मतलब दूध के समान होता है, इसलिए उसको क्षीर समुद्र कहते हैं। बहुत उसी के अच्छे। बारे में पूछ रहे हाँ हाँ, वैसे ही क्षीर सागर का जो जल होता है सबसे पहले निर्जंतुक होता है। ठीक है। उसमें जीव जंतु नहीं होते, निर्जंतुक होता है, प्रासुक होता है। और क्षीर माने दूध के जैसा होता है। और उस निर्मल जल से तीर्थंकर का जन्माभिषेक होता है। कहाँ होता है, किधर होता है, वो अलग है। सब चीजें अलग अलग हैं। पानी कहीं और से आता है, वो कहीं और के होते हैं, मैंने आप देखो हर चीज अलग अलग है। उनका नवन कहीं और पर होता है, कहाँ होता है वो भी हम आपको जब सुमेरु पर्वत, पांडव वन, वो सब बताएंगे तब जब बताएंगे हम। तो सुमेरु पर्वत पे होता है, करने वाले कोई और होते हैं, होता किसी और गति के जीव का है। ठीक है, मनुष्य गति के जीव का, देव गति के जीवों द्वारा सुमेरु पर्वत पर क्षीर सागर समुद्र से ला करके नमन होता है। कितना कितना मग्गा डाल दिया जाता है? कलशों से होता है वो तो, 1008 कलशों। अच्छा और अच्छा, मग्गे से तो अपन नहाते हैं, उनका तो कलशों से होता है। कितने कलशों से होता है? 1008। 1008। आप किसी न्यू बॉर्न बेबी को 1008 से नहला दोगे? समझ रहे हो? वो न्यू बॉर्न बेबी होता है, मैंने तीर्थंकर के जीव हैं, अभी उनका जन्म ही हुआ है। ठीक है। तो आप चलिए। पहले बोल रहे थे एक्सपेरिमेंट करते सर। नहीं नहीं, ऐसे एक्सपेरिमेंट घर पे नहीं करने चाहिए।
वो तीर्थंकर के जीव होते हैं भैया, उनका वज्र वृषभ नाराज सैनन होता है। हम लोगों का कौन सा सांसान है, कौन सा सैनन है। थोड़े थोड़े मतलब हड्डियां टूटती हैं, चटकती हैं, ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बहुत मैटर करता है। उनका संस्थान सैनन जो होता है बहुत उत्कृष्ट लेवल का होता है, इसीलिए उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें, जैसे स्वयंभू रमण समुद्र है। और स्वयंभू रमण समुद्र में क्या आता है? स्वयंभू रमण समुद्र की क्या विशेषता है? उसमें जलचर जीव भी रहते हैं, हम्म। जैसे बड़े बड़े मच्छर, मत्स्य हम्म। आदि, मगर और कितने बड़े? तो योजनों के मतलब योजनों। योजन। 1,000 योजन विस्तार वाला जो महामत्स्य होता है, वो कहानी सुनी है ना, तंदुल मत्स्य और महामत्स्य की। अगर पूछा हाँ, जाए ये कहाँ के निवासी हैं, कहाँ रहते हैं, स्वयं। ये स्वयंभू रमण समुद्र की कहानी है। ठीक है। ये कहानी किसके लिए आती है, क्या बताने के लिए आती ये है? पाप मतलब भावों हाँ, का मगर भी पाप पाप तो हाँ, अंध ये है। नरक, सातवें अपने नरक नहीं। अपने भावों की शुद्धता के लिए, भाव हम्म। जैसे होंगे वैसा। माने ये कहानी हमें बताई जाती है कि देखो भाई, सिर्फ करो तो ही नहीं, परिणामों का कितना फल मिलता है, और परिणामों की मलिनता से क्या होता है। मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा क्योंकि आप लोगों ने सुन रखी है। तंदुल मत्स्य होता है जो तंदुल के आकार का होता है, चावल जितना, अब आप सोचो। और एक महामत्स्य होता है जो 1,000 योजन लंबा है, सोचो, इमेजिन तो करो तुम। लेकिन वो जो 1,000 योजन लंबा होता है ना, वो क्या ना, वो 6-6 महीने सोता है। वो जब 6 महीने सोता है तो अपना मुंह खोल करके सोता है। काफी जीव आ रहे हैं, काफी जीव जा रहे हैं, छोटे छोटे जीव, अन्य अन्य मछली वगैरह सब आ रहे हैं, जा रहे हैं। ठीक है। वो प्योर वेजिटेरियन। लेकिन ये तंदुल मत्स्य जो है, वो बैठा बैठा क्या सोचता है, क्या सोचता है बताइए? ये कितना मतलब बेवकूफ है कि इतनी सारी मछलियां आ रही है मुंह में और निकल नहीं रहा। मैं उसकी जगह होता तो सारे की सारी खा जाता, एक भी एक नहीं नहीं छोड़ता। छोड़ता, एक नहीं छोड़ता, सब निकल जाए। है ना। और ये बेवकूफ आदमी अपने मुंह में आई मछलियों को ऐसे ही जा रहा है। मैं, आप सोचो, विचार करो, वो खाता एक भी नहीं है। ठीक है, हिंसा एक की भी नहीं करता है। और वो मर करके कहाँ जाता है? सातवीं नरक। पाप। 7वें नरक। आपको पता है 7वें नरक में आप लोग भी नहीं जा सकते, चाहे कितनी भी दम लगा लो। चैलेंज है ये। भैया ऐसे वो चैलेंज एक्सेप्ट भी मत करना, लेकिन आगम के आलोक में बता रहा हूँ। कितनी भी दम लगा लो, तो भी आप 7वें नरक में नहीं जा सकते, मनुष्य होकर भी। अब वो पिद्दी सा, तंदुल सा, सोच पा रहे हो, अपने परिणामों की मलिनता के कारण वो 7वें नरक में जाता है। 7वें नरक में क्या होता है, कैसी स्थिति होती है, वो सब अपन पढ़ चुके हैं अधोलोक के अंतर्गत। ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ फेमस द्वीप और समुद्र हैं। जैसे वो हमें, जैसे ढाई द्वीप है, वो आपको पता होना चाहिए। एक नंदीश्वर द्वीप है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। स्वयंभू रमण समुद्र है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तीर्थंकर का जल आता है क्षीर सागर समुद्र से, उसके बारे में ना, तो थोड़ा मोटा मोटा आप लोग इसके बारे में ध्यान रखिए। और ऐसा अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र होता है। ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. सर एक एक मिनट सर, वहां पे ऐसे चैताली वगैरह नहीं होते हैं, रुचक द्वीप तक ही होते हैं क्या? आगे हम्म। नहीं रहते? कृत्रिम मतलब अकृत्रिम चैताली है। अकृत्रिम चैत्यालय कहाँ कहाँ होते हैं, उसका पूरा विस्तार से आता है। और दो तरीके से डिवीजन मिलते हैं। एक तो डिफरेंशिएट किया जाता है, एक तो विमानों में भी होते हैं, किसी के प्राइवेट विलास में भी होते हैं। यार सर, प्राइवेट विला ये सब क्या चीज़ है, अभी हम बताएंगे, जब हम पढ़ेंगे ना, तो हम आपको बताएंगे कि ठीक है। देखो ये लोगों के प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, इनमें अंदर चैत्यालय होते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। तो ऐसे अकृत्रिम चैत्यालयों की गणना आती है। तो वो जो अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं, उसमें किसी की पब्लिक सॉरी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे जो चैत्यालय होते हैं ना, वो काउंट नहीं होते। ना, जो पब्लिक प्रॉपर्टी वाले चैत्यालय होते हैं ना, वो काउंट होते हैं। अलग अलग है, ठीक है, वो काउंट अलग अलग किया जाता है। सर अभी एक हम, एक क्वेश्चन है। सर एक क्वेश्चन है। सर इसमें पुष्कर द्वीप में जो अर्ध भाग होता है, हम्म, तो वो कैसे होता है? ऐसे होता है या ऐसे होता है? मतलब ऊपर से नीचे या लेफ्ट एंड राइट? नहीं, ये कैसे? किस शेप में है, सर्किल शेप में है ना, तो सर्किल का हाँ, आधा होता है। ओके, ठीक है सर। ठीक है, आप समझेंगे।
हाँ समझ गए समझ ना? गई अब। हाँ मतलब राउंड तो पूरा ही रहेगा बट उस राउंड का हाफ हो जाएगा। हाँ, जैसे ये इतना है ना, आपको दिख रहा है जो मैंने ड्रॉ किया है? नहीं सर, ओनली जम्बू द्वीप पर रेड लाइन है और तो नहीं है। हम्म, देखिए समझते हैं अपन। जैसे आप ये समझिए, ये पूरा गोल द्वीप है, हम्म। ठीक है? उसके बीच में मानुषोत्तर पर्वत है, अच्छा पूरा ही है। पूरा ओके। ही है। ओके मैं देखता हूँ शायद मेरे पास कोई इमेज हो और को अच्छे क्योंकि से समझ। बचपन से ये कभी सुनते हैं कि ऐसे आधा होता है, कोई कहता है ऐसे आधा होता है, क्लियर नहीं था। हम्म, एक ढाई द्वीप की मैंने इमेज भेजी है, आप उसको ओके रेफर कर सकते हैं। एक और बहुत अच्छी इमेज है, मैं एक मिनट ढूंढता हूँ तो उसमें ज़्यादा अच्छे से स्पष्ट ख्याल में आएगा आपको। हाँ, मिल गई। मतलब हाफ में ही होता है पूरा। ओके सर। आ गया सर समझ में। मैंने भी एक शेयर किया है। हाँ देखिए, अलका जी ने भी भेजी है, उससे भी आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़े अपन। यस सर। अब ये जो समुद्र हमने पढ़े, उन समुद्रों में क्या क्या विशेषता है, ठीक है? जैसे लवण समुद्र है, तो लवण समुद्र का स्वाद कैसा है? वो खारा स्वाद का है, ठीक है? इसलिए लवण, लवण माने नमक, खारा, नमक कैसा होता है? खारा होता है ना, तो लवण समुद्र खारा है, ठीक है? वारुणी वर समुद्र कैसा है? मदिरा के समान है। मदिरा नहीं है, बस इसमें थोड़ा डिफरेंशिएट करना है ना, ठीक है? मदिरा नहीं है, मदिरा के समान स्वाद वाला है। क्षीरवर समुद्र कैसा है? दूध के समान स्वाद वाला। दूध है क्या वहां पर? गायों को लगा करके दूध निकाला जा रहा हो? नहीं, नहीं। वो नहीं। दिखता दूध के समान है। हाँ, वाइट, ठीक है, ये और इसलिए वाइट मैं है। बार बार इसको फोकस कर रहा हूँ। वो दूध के समान है, दूध नहीं है। ऐसे ही घृतवर, घृत का मतलब होता है घी, ठीक है? तो वो घी के समान है। कालोदधी, पुष्करवर, स्वयंभू रमण, ठीक है? ये सब क्या है? ये सब जल के समान है, जैसा नॉर्मल जल होता है अपने यहाँ। और शेष समुद्र जो है वो इक्षुरस, इक्षुरस क्या होता है? गन्ने का रस, ठीक है? तो गन्ने के रस के स्वाद जैसे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। और कैसा है? तन्मध्ये मेरु नाभिर्वृत्तौ योजन शत सहस्त्र विश्वकंभो जम्बूद्वीपः। तन्मध्ये, उन सब के मध्य में। किन सब के मध्य में? अब कितना कितना मध्य होता जा रहा है, आप सोचो। इस अलोकाकाश के मध्य में क्या है? कृष्णाडी। नहीं, बस फिर से पूछता हूँ, इस अलोकाकाश के मध्य लोक में क्या है? लोक। लोग लोक लोक। लोकाकाश। लोक है। हाँ, हाँ लोक हाँ। आकाश। और बाकी लोकाकाश के मध्य में क्या है? जम्बू कृष्णाड़ी तो ऐसे लंबी पूरी कृष्णाडी। आती रसनाडी, है। कृष्णाडी, कृष्णाडी के मध्य। ठीक है? रसनाडी के मध्य में क्या है? मेरू पर्वत, मेरू मेरु पर्वत। पर्वत। मेरू पर्वत में आएंगे अभी हम। कृष्णाडी के मध्य में मध्य लोक। मध्यलोक, मध्यलोक के मध्य में क्या है? मध्य लोक ये के मध्य में मेरु पर्वत। मेरु पर्वत। जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप। ओके। जम्बू और जम्बू द्वीप के मध्य में क्या है? मेरू पर्वत अब तो मेरु आएगी। पर्वत। मेरे पर्वत, ठीक है?
रेलगाड़ी पहुंच गई अभी। हाँ पहुंच गए अपने। तो तन मध्य, किसके मध्य में? ये जो असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं उनके मध्य में क्या है? मेरु नाभिर्वृत्तो, मेरु पर्वत है। किसके जैसे? नाभिर्वृत्तो, नाभि के समान। ठीक है, जो मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया, जैसे हमारे शरीर का मध्य होता है नाभि, सेंटर पॉइंट। ठीक है, ऐसे ही इस पूरे तीन लोकों का मध्य क्या है? इसलिए वो जो कॉस्मोलॉजिकल मैन या वुमेन बनाए जाते हैं ना, ठीक है, उसमें मध्य में सुमेरु पर्वत बनाया जाता है। तो उन सब के मध्य में मेरु पर्वत है, जो कैसा है? योजन शत सहस्त्र विश्वकंभो जम्बू द्वीप। ठीक है, जो योजन शत सहस्त्र विश्वकंभो, जो 1 लाख योजन विस्तार वाला है, जो 1 लाख योजन विश्वकंभ वाला जम्बू द्वीप है। उस जम्बू द्वीप में मध्य में क्या है? नाभि के समान सुमेरु पर्वत है। ठीक है, तो 1 लाख योजन विस्तार वाला क्या है? जम्बू द्वीप। और उस जम्बू द्वीप के मध्य में क्या है? मेरू पर्वत। मेरु पर्वत। मेरु पर्वत। ठीक है, सर नाभि के मेरू और समान। सुमेरु एक ही है ना? एक ही बात है। ओके। तो इस सूत्र में आचार्य ने क्या क्या बोला? ठीक है, इस सूत्र में आचार्य ने बोला कि जो जम्बू द्वीप है उसका आकार कैसा है? ठीक है, सूर्य मंडल के समान है, अथवा हमने आपको बताया थाली के जैसा है। कितना व्यास है उसका? व्यास माने डायामीटर, कितना डायामीटर है उसका? 1 लाख योजन। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा देखेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 1 लाख योजन विस्तार वाला होगा। और उसके मध्य में क्या है? मेरु, जिसे हम सुमेरु भी कहते हैं, जिसका पूरा नाम है सुदर्शन मेरु। सुदर्शन, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं, पेट नेम सुमेरु, कौन पूरा नाम बोले, है ना? तो सुदर्शन मेरु को अपन सुमेरु सुमेरु बोलने लग गए। ठीक है, तो सुदर्शन मेरु जो कि पहला मेरु है, जम्बू द्वीप के मध्य में है, वो सुदर्शन मेरु है, जिसका नाम सुमेरु है। ठीक है, और जम्बू द्वीप में क्या है? देखो, अभी तो आचार्य ने सिर्फ बीच की बात बता दी हमारे को, कि बीच में क्या है? मेरु पर्वत है। क्या नाम है उसका? जिसका नाम सुदर्शन है। कैसा है वो सुदर्शन मेरु? आइए अपन उसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो सुदर्शन मेरु जो है उसकी कुल ऊंचाई कितनी है? तो ओवरऑल उसकी हाइट है 1 लाख 40 योजन, जिसे आप माइल्स में कन्वर्ट करेंगे तो 40 करोड़ माइल्स। ठीक है, तो 1 लाख 40 योजन लंबा क्या है हमारा? सुदर्शन मेरु है। उसकी चूलिका, चूलिका समझते हैं, बिल्कुल टिप। छोटी। ठीक है, अब वो टिप बोला जा रहा है चूलिका, वो चूलिका भी बहुत खतरनाक है, आपके पहाड़ों जैसी कुछ भी नहीं है उसके सामने तो। ठीक है, वो चूलिका भी है, उसकी जड़ भी होती है। जड़ का मतलब है कि जो बेस है, उस बेस के नीचे भी है। ठीक है, तो वो चूलिका ही उसकी 40 योजन की है। जड़ से देखा जाए तो वो 1 हजार योजन है। मेरू की कुल ऊंचाई देखी जाए तो 99,000 योजन है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 1 लाख 40 योजन है। ठीक है, ये कहलाते हैं 1 लाख 40 योजन। और इनमें कितने, इनमें वन होते हैं? 4 वन होते हैं। ठीक है, कौन कौन से 4 वन होते हैं? भद्रशाल वन, ठीक है, नंदन वन, सोमनस वन और पांडुक वन। भद्रशाल ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। सबसे नीचे कौन सा वन है? भद्रशाल। फिर उसके बाद कौन सा आता है? नंदन वन। फिर नंदन वन के बाद कौन सा आता है? सोमनस वन। और सोमनस वन के बाद क्या आता है? पांडुक वन। ठीक है, कुछ जानते हैं इन वनों के बारे में? कभी सुना है कुछ? हाँ इनमें सर, से, सुना तो है। इनमें से एक नंदन जो वन है का। वो देवों का पिकनिक स्पॉट है। नंदन वन। पांडुप वन। पांडुप वन
जन्माभिषेक होता है। हाँ, नंदन वन जो है वो इसलिए फेमस है कि देवों को जब भी पिकनिक के लिए जाना होता है, मौज मस्ती के लिए। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि देवों के कोई काम धंधा नहीं है। ठीक है, तो क्या करें, आप लोगों को तो काम है ना, अपने पैसा कमाना पड़ता है, खाना पड़ना बनाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, बच्चे पालने पड़ते हैं, है ना, घर चलाना पड़ता है, बहुत सारे काम होते हैं डे टू डे लाइफ में। लेकिन देवों के पास ऐसा कोई काम नहीं होता। क्या करें, भोग विलास में जीवन जीते हैं। क्या करते हैं, तो वे नंदन वन आदि जैसे वनों में जाकर के अपने सुखमय जीवन बिताते हैं, भोगमय जीवन बिताते हैं। ठीक है, तो वो नंदन वन उसके लिए बहुत फेमस है। मैं आपको इसमें इमेज में भी दिखाता हूँ। देखिए, ये सुमेरु पर्वत का चित्र दिख रहा है। इस सुमेरु पर्वत के चित्र में सबसे पहले नीचे जो है वो है भद्रशाल वन। ग्राउंड पे दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन, वो है भद्रशाल वन। फिर उसके जस्ट ऊपर है नंदन वन। देखिए, ये वाला एरिया जो है ये क्या है, भद्रशाल वन दिखा। हम्म। ये वाला हाँ सर। एरिया जो है ये नंदन वन वाला है। ये वाला एरिया जो है ये सोमनस वन है। और ये वाला जो है ये पांडुक वन है। तीर्थंकर का अभिषेक कहाँ होता है? पांडुक वन में। है ना, तो पांडु। पांडुक वन में, इसीलिए उसको जिस शिला पर होता है उसको क्या बोलते हैं, पांडुक शिला। ठीक है, तो पांडुक वन में पांडुक शिला पर बाल तीर्थंकर का, है ना, बाल तीर्थंकर का देवों के द्वारा अभिषेक होता है। ठीक है कोमल जी, किससे होता है, किससे करते हैं पानी, किससे होता है नवन, किससे करते हैं तीर्थंकर का, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। ध्यान नहीं दिया सर। 1008 कलश क्षीर समुद्र के हाँ, पानी। क्षीर समुद्र से। समुद्र से। क्षीर समुद्र के 1008 कलशों से। क्षीर समुद्र में। ठीक है, और क्या और होता है, ये तो हमने वनों के बारे में पढ़ा ना, कितने वन हैं, 4 वन। 4 वन। चार। ठीक है, इन 4 वनों के चार चार दिशाओं में एक एक अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं। क्या कहा, फिर से सुनिए। चारों 4 वन दिशाओं में। हैं। ठीक है, कौन कौन से 4 वन हैं? भद्रशाल भद्रशाल वन। वन, सोमनस वन, नंदन नंदन। वन और पांडुक वन। ठीक है, नाम याद रखिएगा। तो एक सुदर्शन मेरु के 4 वन हैं। 4 वन की चारों दिशाओं पर एक एक अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं। तो एक सुदर्शन मेरु में कितने मंदिर हो गए, कितने अकृत्रिम चैत्यालय हो गए? 16। 4 चौक 16। बहुत सुंदर, सीधा सा साहब है। 4 दिशाएं हैं, चार वो हैं, वन वन है, 4 × 4 16 आ गया। और ऐसे कितने मेरु होते हैं? 5 मेरू। 5 मेरु होते हैं। तो 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 80। 80। 80। बताइए। 80 80। बोलो। 80 सर। 80। तो इस तरीके से ढाई द्वीप में जो 5 मेरु होते हैं, उन 5 मेरु में कितने अकृत्रिम चैत्यालय हुए? 80 अकृत्रिम चैत्यालय जो हैं वो होते हैं। ठीक है, चलिए इतना ही रहने देते हैं, बाद में फिर अब विदेह आदि, अब क्षेत्रों की चर्चा होगी। थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। भारत, सॉरी, ये जम्बू द्वीप में क्या क्या है बताइए, अभी आप लोगों को क्या क्या पता चला, जम्बू द्वीप में क्या है? जम्मू द्वीप में तो एक तो 3 क्षेत्र हो गए। वन है, वन। पर्वत है। हम्म। महाविद्य क्षेत्र के ये सुदर्शन मेरु पर्वत आ गया, उसके 4 वन आ गए, उसमें हम्म। 16 चैताल्य आ गए। हम्म। देखिए, अभी हमने पढ़ा जम्बू द्वीप के मध्य में क्या है।
ठीक है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है जम्बूद्वीप में। जम्बूद्वीप में और भी बहुत कुछ है। जम्बूद्वीप में क्षेत्र हैं, जम्बूद्वीप में पर्वत हैं, जम्बूद्वीप में सरोवर हैं, जम्बूद्वीप में नदियां हैं। ठीक है। भरत आदि क्षेत्र हैं, हिमवन आदि पर्वत हैं, पद्म आदि सरोवर हैं, गंगा आदि महानदियां हैं। ठीक है। कहाँ है, कैसे कैसे हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, वो हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। तो कितने पर्वत होते हैं, कितने क्षेत्र होते हैं, उनमें से कितनी कितनी नदियाँ निकलती हैं। पर्वत होते हैं तो कैसे होते हैं, नदियाँ होती हैं कैसा स्वरूप होता है उनका। ठीक है। ये सारी चर्चा जो है वो अपन कल पढ़ लेंगे, कल की क्लास में कर लेंगे। ठीक है। चलिए, अभी की क्लास को अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र सर।